तो प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व को अगर हम देखना चाहें तो भाषा के आधार पर भी उसका महत्व है, धर्म के आधार पर भी महत्व है, उनके व्यवसाय के आधार पर भी महत्व है। जैसे आज के समय में अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत की वर्तमान भारत में प्राचीन इतिहास की प्रासंगिकता का वर्णन करें तो प्राचीन इतिहास में जब हम देखते हैं ना, तो जैसे आज के समय में क्या देखते हैं, सड़कें हैं, है ना, परिवहन के रूप में थल मार्ग का प्रयोग किया जाता है और जलीय मार्ग का भी प्रयोग किया जाता है। व्यापार तो होता ही है। घर बनाने के लिए क्या करते हैं, मकान जब बनाना पड़ता है तो हम उसमें वेंटिलेशन का आज भी ध्यान रखते हैं। किचन कहाँ होगा, हम स्टोर रूम कहाँ होगा हमारा, हम दरवाजा कैसे बंद होगा, खिड़की कैसे खुलेगी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और इसके साथ साथ जल प्रबंधन व्यवस्था भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में रहा है। जल प्रबंधन व्यवस्था का भी जिक्र रहा है, तो उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या रहा है, हम जानवर पालते भी थे, पहले भी उनका पालन पोषण करते थे, उनसे हम फायदा भी लेते थे, दूध के रूप में, मांस के रूप में, है ना, वो भी हम करते थे। खेती करना आज से शुरू नहीं हुआ, खेती बहुत पहले से ही चली आ रही खेती की परंपरा। और अगर देखा जाए नॉर्मल तरीके से तो मध्य पाषाण काल में जब बर्फों का पिघलना शुरू हो गया बड़े स्तर पे, तभी से जमीनें खाली होने लगी और जमीनें जैसे जैसे खाली होती गई वैसे वैसे जानवरों के लिए चरागाह भूमि प्राप्त होती रही और साथ ही साथ खेती करने के लिए जमीनें भी खाली होती चली गई। ठीक है, ये सब चीजें हम मध्यकाल में ही देखते हैं। हालांकि नवपाषाण काल में हम खेती के प्रचलन को ज्यादा बहुत बड़े मात्रा में देखने लगते हैं। तो खेती होती का हमें बहुत पहले से हमारे यहाँ प्रचलन रहा है। इसके अलावा जो हमारे आज के समय में सामाजिक गठजोड़ देखते हैं, सामाजिक गठजोड़ या पारिवारिक गठजोड़ वाला जैसे हम मामला देखते हैं, वो सब कुछ भी पहले से ही मौजूद रहा है। सामाजिक परंपराएं कोई आज की नहीं है, बहुत पहले की रही हैं, है ना। हमारा पोशाक है, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, पूजा पाठ करने का तरीका हमारा है ना, ये सब क्या है, प्राचीन इतिहास में जो परंपराएं रही वो आज भी कहीं ना कहीं वर्तमान भारतीय परंपराओं में, वर्तमान भारतीय समाज में जीवित हैं। जैसे एक आपने सुना होगा कि जो मृतक शरीर होता है उसको उत्तर दक्षिण की उसमें करके लिटाया जाता है, ये आपको पता होगा। साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा कि दाह संस्कार जो होता था हमारे यहाँ कैसे होता था। दाह संस्कार कई प्रकार से था। एक तो ये था पूर्ण, एक आंशिक, ये सब तो सुने होंगे, है ना। समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में क्या होता था, आंशिक समाधान में शरीर को, मृतक शरीर को खुला छोड़ दिया जाता था। जब उसको जानवर सब खा लेते थे, फिर क्या करते थे, उसका बचा हुआ जो हड्डी होता था तो उसको ले जाके जमीन में दफन कर दिया जाता था, है ना। ये चीजें अपने नॉर्थ ईस्ट में कलश समाधान का आपने साक्ष्य देखा होगा। कलश समाधान आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है। नहीं देखा है आपने सुना होगा कि वो मिट्टी का बर्तन या लोटा वोटा कुछ होता है, उसमें वो क्या करते हैं, थोड़ा सा राख लेके रख लेते हैं, फिर उसको ले जाते हैं, गंगा में प्रवाहित करते हैं या किसी नदी में प्रवाहित करते हैं, नहीं तो कहीं जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। तो ये सब क्या है, ये सब प्राचीन भारत में ही प्रचलित रहे हैं, आज की बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम एक परिचय के रूप में देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है। ठीक है, ये किताब शुरू करने का एक हमारा सबसे बड़ा वो है कि इसमें आपको अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे। ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी वो सब टेस्ट के माध्यम से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई सारे दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे हम जानते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहां और कैसे किया था, ये हमको पता चलता है इसी से। ये भी बताता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ये भी ज्ञात होता है, तो हमें क्या, कृषि की शुरुआत के बारे में पता चल जाता है, संस्कृतियों का विकास के बारे में पता चल जाता है। फिर ये भी पता चलता है कि प्राचीन भारत के निवासी जो थे वो किस प्रकार से प्राकृतिक संपदाओं की खोज करते थे, उनका उपयोग कैसे करते थे, वो अपनी जीविका के साधनों की रचना कैसे करते थे, इन सब के बारे में। उन्होंने खेती भी की है, कताई, बुनाई, धातुकर्म, ये सारे काम उन्होंने कैसे किया, जंगलों को कैसे साफ किया, कैसे उन्होंने अपने गांव, नगर, राज्यों की स्थापना की। क्योंकि शुरुआत में कोई नगर या शहर तो था नहीं, राज्य नहीं था, छोटे छोटे समुदाय हुआ करते थे। वही बाद में चल के पहले जन होते थे, है ना, जन के बाद
एक बड़ा सा एरिया हुआ तो उसमें जनपद बन गया, फिर जनपद कई सारे जनपद मिले तो महाजनपद बन गए, ऐसे ही चलते रहे। ठीक है, तो कोई समुदाय कब तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना ना जानता हो, ये तो हमको ऐसे भी याद रखना चाहिए। ठीक है, कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलन में हैं, उन सबका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है, याद रखना। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल, हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें भी अतीत में हैं और वो कई युगों में विकसित हुई हैं, कई सारे युगों में। अनेकता में एकता आज की बात नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत रोचक है क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। यहाँ पे देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क, ये इन सब ने क्या किया, भारत को अपना घर बना लिया। और इन सब ने क्या किया, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मामले में, शिल्पकला के मामले में, वास्तुकला, साहित्य के विकास के मामले में अपना अपना जैसा भी हुआ यथाशक्ति तथा भक्ति के रूप में उन्होंने अपना योगदान भी दिया था। ठीक है, ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट मतलब इनकी जो अपनी विशिष्टता रही है, ठीक है, उसके लिए बोल रहे हैं कि वो नीर छीरवत इस तरह मिले कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता ये रही कि इसमें उत्तर और दक्षिण के, पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान समेकित हो गए हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी, और कहां से, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया, एक साथ मिल चुके हैं। आर्य सांस्कृतिक उपादान, उत्तर के वैदिक, ये थोड़ा सा हमको ये लिख लेना तो सर हाईलाइट। ठीक है, ध्यान रखना इसका। एक मिनट रुकिए तो नहीं था। ये नहीं हो रहा है तो ये याद रखना, आर्य सांस्कृतिक उपादान, ये देखिए नहीं होगा ये। लिख लीजिए आप लोग, आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से जो आया है वो प्राक आर्य जातीय उपादान है। ठीक है, तो प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आया है। और सर उपादान मतलब क्या हुआ? उपादान मतलब उनका जो महत्व रहा है, शुरुआत बोल सकते हैं, योगदान बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राक आर्य जातीय उपादान जो है वो दक्षिण की द्रविड़ तमिल संस्कृति से है। लेकिन ध्यान रखना है, द्रविड़ और संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द, लिखना नहीं अभी, इसको समझते रहो, जो लिखना होगा वो हम समझा देंगे, लिखा देंगे। उन भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में बताया जाता है। ये शब्द क्या है, जैसे प्रायद्वीपीय और वैदिकेतर भारत से संबद्ध भावनाओं, संस्थाओं, उत्पादनों, निवासों के द्योतक भी हैं। इसी प्रकार पाली और संस्कृत के बहुत शब्द जो गंगा के मैदान में विकसित भावनाओं, संस्थाओं के द्योतक हैं, वो लगभग 300 बीसी से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, जो पाली और संस्कृत से शब्द मिलते हैं गंगा के मैदान में विकसित हुए हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं, वो संगम साहित्य से मिलते हैं। ठीक है, संगम साहित्य से हमको मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल ने भी, जहां प्राकार्य जातियां बसी थी, तो पूर्वांचल में प्राकार्य जातियां थी, ये आप लिख सकते हैं। प्राकार्य जातियां कहां पर थे, तो पूर्वांचल में। उन्होंने अपना योगदान किया। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषा बोलते थे। तो पूर्वांचल में जो प्राकार्य जाति रहती थी वो मुंडा या फिर कोल भाषा बोलते थे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। जैसे आज के समय में हम बोलते हैं शब्द है फाहा, फाहा जानते हैं ना, रुई का फाहा बोलते हैं गांवी भाषा में, रुई का फाहा बोलते हैं, नौका बोलते हैं, खंती, खंती शब्द सुना आप लोगों ने? जी सर, औजार है। खंती गड्ढा, गड्ढा खोदना, लंबा लोहा का हाँ, रॉड जैसा होता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है ना ये उसी समय के रहे, हिंद आर्य भाषाओं के ही शब्द हैं ये। ठीक है, जो पूर्वांचल में यूज किए जाते थे मुंडा या कोल भाषा के रूप में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमको इन शब्दों के बारे में पता रहना चाहिए। और इसमें वे मुंडा भाषाओं से लिए गए, मुंडा भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये तीनों शब्द आप लिख सकते हैं, किससे लिए गए हैं, तो मुंडा भाषा से लिए गए हैं।
छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं, फिर भी मुंडा संस्कृति का पूरा अवशेष उतना नहीं जितना द्रविड़ संस्कृति का है। मतलब साफ है यहाँ पे कि द्रविड़ संस्कृति का जो पूरा अवशेष है वो सर्वाधिक है। ठीक है, कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार में। तो लिख सकते हैं छोटा नागपुर पठार में सर्वाधिक मात्रा में द्रविड़ संस्कृति के पुरावशेष पाए जाते हैं। ठीक है, या पाए गए हैं। ओके, हो गया सर। जी सर। चल आगे चलते हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन लक्षित होते हैं उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, इसको इतना ही बस समझने, नॉर्मल तरीके से समझना है कि जो ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक परिवर्तन हैं वो उस मामले में मुंडा और द्रविड़ प्रभाव दोनों ही क्या हैं? बराबर स्थिति में मौजूद है। ठीक है, लेकिन पुरावशेष के मामले में देखे जाए तो द्रविड़ पुरावशेष सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको। ठीक है, याद रखना इतना। भारत प्राचीन काल से विविध धर्मों का प्रांगण रहा। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रतिप्रभाव इस प्रकार हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते, भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाज पर चलते, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति रही है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा उन्होंने, जो रहे यहाँ पे। सारे देश को भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष, मतलब भारतों का देश है, इस पे नाम रखा गया भारतवर्ष, और इसके निवासियों को कहा गया भरत संतति। ठीक है, तो ध्यान रखना भरत संतति कौन है? हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक, शास्त्रकार इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखे और हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को उन्होंने सार्वभौम मतलब सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की। और हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया। उन्हें बोलते थे चक्रवर्तिन। तो एक शब्द लिख लीजिए, चक्रवर्तिन। यहां दिख रहा है ना? हाँ, चक्रवर्तिन शब्द लिखकर डैश देकर लिख लीजिए, मतलब चक्रवर्तिन कहते किसको है? तो लिखिएगा हिमालय से कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक शासन करने वाले राजाओं को चक्रवर्तिन कहा जाता था। ठीक है सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। हिमालय से कन्याकुमारी तक, ब्रह्मपुत्र की घाटी से सिंधु पार तक शासन करने वाले राजा को चक्रवर्तिन कहा जाता था। क्या आप अपनी स्टेज पर हैं? ठीक है, यस जी। देश में इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार आई। ऐसी एकता को 2 बार देखा गया। ध्यान में रखना थोड़ा सा, 2 बार कब आया? एक तो भैया अशोक के समय पे आया था और दूसरा आया था समुद्रगुप्त के समय पे। ठीक है, अशोक कौन है? मौर्य वंश के हैं, और समुद्रगुप्त कौन है? गुप्त वंश के हैं। तो प्राचीन भारत में 2 शासक ऐसे देखे गए हैं जिनका साम्राज्य इतना अखंड भारत में रहा है, पूरे अखंड भारत में। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा होगा, ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ सारे देश में फैला दिया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची, है ना, समुद्रगुप्त की विजय पताका। तो एक काम ये कर सकते हैं आप, ध्यान रखना, लिखना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से याद रखना, कितना लिखेंगे हम सब। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की रही बात। 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। एक काम करिए, हर्षवर्धन के बारे में लिख लीजिएगा, हर्षवर्धन डैश करके लिखिएगा, संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति। आगे चलते हैं। ठीक है,
हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ हराया था? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण में बढ़ने से रोका था। पुलकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य शासक है, इसी ने रोका था हर्षवर्धन को। ठीक है। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा ही रहा है। देखिए, राजनीतिक एकता भले टूटी हो, लेकिन जो राजनीतिक ढांचा रहा है वो लगभग सेम ही रहा, एक जैसा ही दिखता रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ। भान मतलब होता है कि मालूम हो जाए, ऐसा है ना, जैसे बोलते ना, हमको तो इसका भान ही नहीं था, है ना। कहाँ गया? भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। सकारा मतलब उन्होंने भी इसको बढ़ावा दिया है। ठीक है, विदेशी भी, अकबर, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, इन सब ने। ठीक है, कुषाण शासक, शक, पहलव, हिंद, यमन, ऐसे ये लोग। ठीक है, भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा। सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। जो कोई आए हैं वो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही आए हैं और वो सबसे पहले कहां पहुंचे हैं? सिंधु के क्षेत्र में पहुंचे। सिंधु के क्षेत्र में जब वो पहुंचे हैं तो सिंधु के आसपास का जो एरिया उन्होंने देखा, जो उनके द्वारा देखा गया, उसको उन्होंने नाम दिया क्या? नदी को तो बोला उन्होंने इंडस, है ना। इंडस नाम है, इंडस या सिंधु, तो इंडस से ही बनेगा इंडिया, है ना, याद रखिएगा। जी सबसे पहले वो लोग सिंधु क्षेत्र में ही आए थे, ये बात याद रखना। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला और कालक्रमण यह देश इंडिया नाम से मशहूर हुआ, जो कि इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। ये फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। देखो, फारसी और अरबी भाषा में हिंद बोलते हैं, ठीक है, और यूनानी में बोलते हैं इंडिया, है ना। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा, ये लिख लो तो, ईसा पूर्व 3री सदी में देश भर की संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क भाषा को अंग्रेजी में लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं, ठीक है, के रूप में प्राकृत भाषा काम करती थी या प्राकृत भाषा का प्रचलन था। ठीक है, हो गया। जी सर। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ये लिख सकते हैं। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ठीक है। प्राकृत भाषा थी, ब्राह्मी लिपि थी, ठीक भैया, ध्यान रखना। बाद में वो स्थान संस्कृत ने लिया, तो पहले प्राकृत भाषा आई, फिर उसके बाद संस्कृत आती है, ध्यान रखना। ये भी देश के कोने कोने में राज्य भाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4ठी सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। संस्कृत का जो प्रचलन था वो गुप्त काल में और भी मजबूत हो गया। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। हमको याद रखना चाहिए कि संस्कृत प्राकृत भाषा के बाद आई है। 4ठी सदी तक आते आते, गुप्त काल तक आते आते क्या हुआ? संस्कृत का बोलबाला बढ़ गया था। उसके बाद क्या होता है? फिर देश में छोटे छोटे राजाओं का शासन स्थापित होता है। जैसे हम बात करते हैं सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद गुप्त काल के बाद तो छोटे छोटे राजाओं का शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि संस्कृत की महत्ता कम हो गई। अभी भी राज दरबारों में संस्कृत का बोलबाला रहा है, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ठीक ना। राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे, याद रखना भाई इसको। ऐसे यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण, महाभारत, रामायण कौन सा? महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखा गया, और महाभारत तमिलों के प्रदेश में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते थे, जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में पढ़े जाते थे। इन दोनों महाकाव्यों की रचना मूलतः संस्कृत में हुई थी। तो रामायण और महाभारत की रचना कैसे हुई है? मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुई है। बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया गया, परंतु भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं, उनका सारा तत्व सारे देश में एक सा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो रामायण महाभारत संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है, बाद में इनकी स्थानीय भाषाओं में इनको प्रस्तुत किया जाने लगा, ये बात याद रखना। लेकिन ये भी याद रखना है कि सांस्कृतिक मूल्य और उनके जो चिंतन रहे हैं
उनकी महत्ता जो नहीं है वो पूरे देश में एक जैसे ही स्थापित रहे। वो चाहे जितने स्थानीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे देश में उनका मूल्य जो था, वो वैल्यू जो थी उनकी एक जैसी ही रही है। भारतीय इतिहास की ये विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का जन्म हुआ जो सारे देश में व्याप्त हो गई। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वह भी किसी न किसी वर्ण जाति में मिल गए। वर्ण व्यवस्था में ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया वर्ण व्यवस्था ने। याद रखना, वर्ण व्यवस्था ने सबको प्रभावित किया है, जो भी भारत में आए बाहर से उन सबको प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वो हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की अपनी जाति के कुछ रीति रिवाजों पर पूर्ववत चलते रहते थे। तो ये हमको लिख लेना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी लोग पहले की अपनी जाति के कुछ रीति रिवाजों पर चलते रहते थे। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, आगे चलेंगे। वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता क्या है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्लास के शुरुआत में यही बात की थी हमने। आधुनिक काल में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष सार्थक सिद्ध होता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति सभ्यता को फिर से लौटाने के लिए आवाज उठा रहे हैं और भारत के उज्जवल अतीत के गुणगान में भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें कला कौशल की प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण की उतनी चिंता नहीं है। वास्तव में वो समाज और संस्कृति का पुराना प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अतीत को ठीक से समझना निहायत जरूरी है। बेशक भारत के लोगों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की, पर केवल अतीत की प्रगति के बल पर ही हम आज के ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय समाज अन्यायग्रस्त था। वर्णों पर निचले, विशेषता शूद्रों और चांडालों पर जिस तरह से अपात्रताएं थोप दी गई थी, वह आज के विचार में बड़ा ही खेदजनक है। अगर पुरानी जीवन पद्धति में परिवर्तन ना लाया जाए तो स्वभावतः वे सारी विषमताएं भी सर उठाएंगी ही। भारत में सभ्यता के विकास की धारा इन सामाजिक भेदभावों की वृद्धि के साथ साथ बढ़ी है। ठीक है, प्रकृति मूलक और मानव मूलक कठिनाइयों पर विजय पाने में हमारे पूर्वजों को जो सफलता मिली है, उससे हमें भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। पर अतीत को पुनः लौटाने का अर्थ होगा कि उन सामाजिक विषमताओं को कायम करना जिनके कारण हमारा देश चिरकाल से दुर्दशाग्रस्त रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमको याद रखना होगा कि अगर हमें अपने अतीत में लौटना है तो हमें फिर से उन्हीं सामाजिक विषमताओं को कायम करना होगा जिसके कारण हमारा देश लंबे समय तक या चिरकाल तक दुर्दशाग्रस्त रहा है। इसीलिए सही ढंग से अतीत का मर्म समझना आवश्यक है। प्राचीन, मध्य और उत्तर काल की बहुत सी रूढ़ियां वर्तमान काल में भी हमारा पीछा करती आई हैं। पुराने लोकाचार, मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड, विधियां लोगों के मन में इतनी गहराई तक पहुंची हुई हैं कि इनमें उनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश ये पुराने दुराग्रह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में भीतर से अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह की बातों को उपनिवेशीय परिस्थिति में जानबूझकर बढ़ावा दिया जाता रहा। जब तक समाज ने अतीत के ऐसे दुराग्रहों को दूर नहीं कर देंगे समाज से, तब तक भारत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। ठीक है, बाकी जनतांत्रिक रास्ते में से एकता कायम रखते हुए आगे बढ़ने देने में बाधा डाल रहे हैं जो हमारे संप्रदायवाद, जातिवाद वाले मामले हैं। ध्यान रखना, जातीय व्यवधान और पूर्वाग्रह पढ़े लिखे लोगों के मन में भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को घुसने नहीं देती, अपने सामान्य हित में हमें एकताबद्ध नहीं होने देती है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। अतः प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है। ठीक है, जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व इस बात में भी है कि हमको इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि कौन सी व्यवस्था है, कौन सी नीति है, कौन सा प्रकार है जो भारतीय समाज में या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। यह भी हमको समझने में मदद मिलेगी। हमको यह भी समझने में मदद मिलेगी कि हम ऐसा कौन सा रास्ता अपना लें
कि जिससे एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं या क्या बोलते हैं कुपोषण की समस्या है या रोजगार की समस्या है, वो कैसे सॉल्व हो जाए। हमको ये भी समझने में मदद मिल जाएगी कि हमें जब शहरों का किसी शहर का विकास करना है तो हमें वहां पर सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि बाद में कोई दूसरे प्रकार के अतिक्रमण की समस्या ना खड़ी हो जाए। इस बात के लिए भी हमको समझना चाहिए प्राचीन भारतीय इतिहास का ये महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व ये भी है कि ताकि नाली का पानी ऊपर उठकर ना चला आए जबकि वो आराम से नीचे नीचे बहता रहे, उसके लिए कैसे सेप्टिक टैंक वो जो ऊपर ढक्कन लगा के बना देते हैं वो सब कैसे बनाएंगे हम। ये एक प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व है हमारे लिए। आज के समय में हमारे लिए ये भी महत्व है कि हम जल प्रबंधन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जिस समय पूरे विश्व में टॉप 10 शहरों में भारत के जब 6-7 शहर जल संकट से जूझ रहे हों, उस स्थिति में देश कैसे जल प्रबंधन को बढ़ावा दे सकता है, इसको समझने के लिए हमको प्राचीन भारतीय इतिहास को समझना पड़ेगा। बात समझे? इन सब चीजों को समझने के लिए हमको जरूरत है। कैसे हमारा व्यापार प्रफुल्लित होगा, हमारा व्यापार कैसे प्लस में चलेगा, इन सब चीजों को भी समझने के लिए हमको प्राचीन भारतीय इतिहास को समझना चाहिए। बात समझे? उसकी प्रासंगिकता वर्तमान भारत में ये है। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। अभी बात करते हैं प्रश्न की भी, ठीक है। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश की संपर्क भाषा का काम करती थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, प्राचीन काल के 2 महाकाव्य की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुई थी। तीसरा स्टेटमेंट, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चौथा है, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ था। चारों सही। तीसरा गलत है सर, केवल प्राकृत और ब्राह्मी में सर नहीं, वहाँ पर केवल प्राकृत और ब्राह्मी दिया है। अरमाइक में भी लिखा गया था। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, कई सारी भाषाओं में लिखा गया। लिपि चाहे जो रही हो, वो भाषा चाहे जो रही, लेकिन लिपि यही रही है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और ध्यान से थोड़ा ना कान वान लगा के साफ होकर लो कान वान, तुम लोग सुनो क्वेश्चन, ठीक है। अभी जस्ट पढ़े हैं हम सब, ठीक भैया, सब लोग ध्यान रखिए। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से बोल दीजिए, हम फिर से समझा देंगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। दूसरा प्रश्न हमने आप लोगों को वो लिखवा भी रखा है, कंटेंट उसका। चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना सब लोग, कान इधर कर लो हमारी तरफ। वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। बताइए कौन कौन सा सही होगा? दोनों सही। दोनों सही। सपना? सर ये शासक थे ना सर, दोनों। दूसरा गलत है, अशोक ने तमिलनाडु को छोड़कर किया था, और यहाँ पे हिमालय से कन्याकुमारी की बात हो रही है। पक्का? ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। पहला तो सही है, दूसरे में डाउट है। अभी हमने क्या पढ़ाया था थोड़ी देर पहले? दोनों लोग थोड़ा दिमाग खोल के रखो, नहीं तो ईंटा मारेंगे ना, मूड फूटेगा दोनों का भी। हमने बताया था ना कि चक्रवर्ती कौन है? जिसका शासन हिमालय से कन्याकुमारी तक, ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर सिंधु पार तक फैला हुआ था, वो होते थे चक्रवर्ती। इस मामले में 2 राजाओं का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। उसमें अशोक जो बीसी जो मौर्य वंश से संबंधित है, और दूसरे समुद्रगुप्त, गुप्त वंश से थे। ये नाम दिए थे ना अभी किताब में पढ़ के। यस सर, अभी बताइए। फिर तुम दोनों लोग का है अपना सर मेरा यहाँ पर कंफ्यूजन था ना शासन और राजा में सर। भाई कंफ्यूज मत हो। सर इसमें जैसे अशोक ने दक्षिण को छोड़कर शासन किया था सर, तो यहाँ पे तो हिमालय से कन्याकुमारी की बात हो रही है। भैया इतिहास में अभी पढ़े ना हम,
अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है ना ये चीज, उसमें भी साफ साफ बोला गया, सिर्फ दक्षिणांचल को छोड़कर जी ये बोला गया है अशोक के बारे में। ऐसा थोड़ी ना है कि बोल दिया गया हिमालय से कन्याकुमारी तक शासन रहा है अशोक का, नहीं, उसने भी ब्रैकेट में बोल दिया दक्षिणांचल को छोड़कर। लेकिन राजनीतिक एकता स्थापित करने में इन्हीं दोनों का नाम दिया जा रहा है ना, जी सर। ठीक है, तो याद रखो ये बात, थोड़ा सा ऐसे नहीं करेंगे। चलो एक ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में सही कथन बताना है। आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए हैं। दूसरा है, ध्यान से सुन लेना भाई, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। बताइए कौन कौन सा सही होगा? सर दोनों। दूसरा वाला गलत है। तो फिर से सुन लो, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के बारे में सही कथन बताना है। ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट पहला है, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए थे। दूसरा है, प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। सर दोनों सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। मसरूफा, अनन्या, मीनू, सादिया, दूसरा गलत है, पहले पहला सही, सही। दूसरा गलत है सर। मीनू, सर पहला सही है। दोनों सही लगे। अरे दोनों गलत है भैया। हमने क्या पढ़ाया था? देखो, हमने पढ़ाया था प्राक आर्य जातीय उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं, ये सर। ये पढ़ाया था। तो सर पहला तो सही है ना? अभी तुम्हें ना सही कर देंगे, दिमाग नहीं काम कर रहा आपका। अभी हमने स्टेटमेंट में क्या बोला? आर्य सांस्कृतिक उपादान बोल रहे हैं भाई, तो आर्य सांस्कृतिक उपादान जो है वो वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। प्राकार्य जो है वो द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं। स्टेटमेंट नहीं सुनती हो तुम लोग क्या? सर दूसरा स्टेटमेंट यही ना है, आर्य संस्कृति उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है दोनों। सर तो सही है। स्टेटमेंट सुनती नहीं हो तुम लोग ना, गलत बात है। पहला स्टेटमेंट था, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए थे। तब गलत है सर, द्रविड़ से। कहाँ रहता दिमाग तुम लोगों का? भांग खाए पड़े हो सबके सब, लिखवाए हैं कॉपी में, फिर भी पगलाए पड़े हो सबके सब हैं। समझ में नहीं आता है, उल्टा बोल रहा है। पहला वाले में बोल देता वो आर्य सांस्कृतिक उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है, तब सही हो जाता। दूसरे में बोल देता प्राक आर्य जातीय उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए थे, तब सही हो जाता। इसने उल्टा बोल रखा है। हम लिखवा रखे हैं उसको, 4-5 बार बोले हैं, फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या करते हो सबके सब। चलो बताओ, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम क्या है? पहला वाला सुनना, शक, हूण, तुर्क, यूनानी, आर्य। पहला है। दूसरा है आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क। तीसरा है यूनानी, आर्य, शक, हूण, तुर्क। चौथा है आर्य, शक, यूनानी, तुर्क और हूण। अब बताओ कौन सा सही होगा? सर चौथा। सर चौथा सही है, आर्य के बाद शक। और अनन्या आप बताओ। चौथा। मीनू आप बताओ। तीसरा सर। ज्योति आप बताओ। तीसरा। आर्य तो सबसे पहले आएंगे ना भैया, वैदिक संस्कृति के समय पे क्या है, हिंदी यूनानी आ चुके थे भारत में। बोलिए। सबसे पहले आर्य आते हैं जी। सबसे पहले आर्य आ गए, उसके बाद कौन आएगा? शक पहले आता है कि यूनानी पहले आता है? पहले शक। यूनानी। हिंदी हिंद यूनानी पहले आएंगे ना, फिर हिंद, हाँ, आर्य के बाद हिंद आएंगे। आर्य के बाद हिंद यूनानी आएंगे, यूनानी फिर आएगा शक,
फिर आएगा पहलव, फिर आएगा कुषाण, है ना? जी सर। इसमें जो ऑप्शन रहा है आर्य, फिर आएगा यूनानी, यूनानी मतलब हिंदी यमन या हिंदी यूनानी, ठीक है? फिर शक आएगा, फिर आएगा हूण, हूण मतलब हूणों का आक्रमण हुआ था, ठीक है? क्योंकि हूणों का आक्रमण कब हुआ है अपने यहाँ? अशोक। बहुत बाद में होता है, 4वीं-5वीं शताब्दी में जाके होता है कहीं। फिर आते हैं तुर्क, तुर्क कब आते हैं? 7वीं-8वीं शताब्दी में। क्लियर है ना? थोड़ा यस सा सर, याद क्लियर किया करो भैया, थोड़ा सा याद किया करो भाई, बहुत दिक्कत है नहीं तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया, ये चैप्टर हो गया अपना समाप्त, ठीक है ना? अब बताओ दूसरा भी चैप्टर अभी पढ़ोगे कि उसको रोक दें? अभी पढ़ा दीजिए। पढ़ा दिया जाए, तो हम तो सोच रहे हैं अभी रोक ही देते हैं, आप लोग अभी अपना, सर, अभी रोक हाँ दीजिए। सर। हाँ जी क्योंकि सर। थक भी गए होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से किया जाएगा चैप्टर वैप्टर भाई, और इसी तरीके से हम सब क्लास करेंगे रोज। चैप्टर हम भेज देंगे, चैप्टर देखा जैसे हमने भेज रखा है उस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेना खुद से, फिर वो चैप्टर कल कराएंगे, ठीक है? सर हर दिन कितनी क्लासेस होती है? हर दिन 3 क्लास होती है आप लोगों की। टाइम? एक अभी 9 बजे रात में होगा, एक 11 बजे दिन में होता है, एक ये हो जाएगा। 9 बजे कौन सी सब्जेक्ट चल रही है? 9 बजे मेंस की क्लास रहती है, पॉलिटी। सर वो जल्दी नहीं हो सकता है क्या सर? और ये उसका कहाँ क्योंकि सर ये 6 बजे से ना कंटिन्यू हो जाता है।